हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी सलोनी जैन एंड इस वीडियो के अंदर हम इंडियन इकोनॉमी का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। ये जो हमारे पास में बुक है क्लास 12 इंडियन इकोनॉमी, इसी का हम कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। एंड आई होप आपके बोर्ड एग्जाम्स बहुत अच्छे हो रहे होंगे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रेस्ट ऑफ द बोर्ड एग्जाम्स। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप बुक के साथ इस रिवीजन वीडियो को देखिएगा। एंड मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप इसको सेकंड टाइम देखते हैं तो आप बुक बंद करके सिर्फ इसको सुनिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखो, हमारे पास में इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पे ब्रिटिशर्स हमें किस कंडीशन के अंदर छोड़ के गए थे। तो हमारे पास में जो तीन सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर और फॉरेन ट्रेड जो है, वो कैसी कंडीशन में थे वो हमें यहाँ पे देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था हमारे पास में? बहुत ही ज्यादा लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, मतलब दोनों ही बहुत कम थी। जो टोटल प्रोडक्शन था या फिर पर हेक्टर जो प्रोडक्शन था वो काफी ज्यादा कम था। सेकंड हमारे पास में आता है जमींदारी सिस्टम, जो एक्सप्लॉइटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम या फिर हम बोल सकते हैं परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम। इसके अंदर क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जमींदार्स को क्या कर दिया, फार्मर से लैंड लेके उनको प्रोवाइड कर दी। एंड उसके बाद में जमींदार्स को अपॉइंट कर दिया। वो क्या करेंगे, फार्मर से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके किसको देंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो लैंड रेवेन्यू प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के दो मोटिव यहाँ पे थे। पहली चीज तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक परमानेंट फिक्स्ड इनकम चाहिए थी। एंड सेकेंडली ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाहती थी कि जो भी सरप्लस बचता है, लैंड रेवेन्यू जो भी फार्मर से कलेक्ट करते हैं, उसके बाद में जो सरप्लस बचता है उस सरप्लस को जमींदार वापस लैंड में ही इन्वेस्ट करें ताकि प्रोडक्शन हर साल और ज्यादा इंक्रीज हो जाए और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है ब्रिटेन के अंदर जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा है उसके लिए वो फुलफिल हो सके। लेकिन हुआ क्या, एक्चुअल में जो सरप्लस था वो इन्वेस्ट किया ही नहीं गया था। उस सरप्लस का बेनिफिट किसने उठाया था, जमींदार ने उठाया था। तो ये है हमारे पास में जमींदारी सिस्टम। फिर हमारे पास में आता है फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स। जो क्रॉप्स थी उसके अंदर क्या था, कैश क्रॉप्स ग्रो करने के लिए फोर्स किया गया था। फार्मर्स को कैश क्रॉप्स ग्रो करने के लिए फोर्स किया गया था। ये क्यों किया गया था, क्योंकि उस वक्त ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा था एंड उनको उनकी इंडस्ट्रीज के लिए क्या चाहिए था, उनको रॉ मटेरियल चाहिए था। एंड रॉ मटेरियल वो कहाँ से ले रहे थे, इंडिया से ले रहे थे। इसीलिए यहाँ पे क्या था, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स। फिर हमारे पास में फोर्थ पॉइंट आता है सब्सिस्टेंस आउटलुक, या फिर हम बोल सकते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसका मतलब क्या होता है कि फार्मर सिर्फ खुद की और खुद की फैमिली की नीड्स ही क्या कर पा रहा है, फुलफिल कर पा रहा है। इतना ही प्रोडक्शन हो रहा है कि वो सिर्फ खुद की नीड्स फुलफिल कर पा रहा है, मार्केट में सेल करने के लिए उसके पास सरप्लस नहीं बच रहा है। एक आता है स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स, या फिर हम बोल सकते हैं फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। इसका मतलब क्या हो गया, जो लैंड होल्डिंग्स थी वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल थी, जिसके चलते कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आ रहा था कंपेयर टू जो भी लैंड रेवेन्यू, या फिर जो भी हम बोल सकते हैं जो भी रेवेन्यू उससे जनरेट होनी थी उससे ज्यादा क्या हो रहा था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा था। एंड गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड टीलर्स ऑफ द सॉइल, मतलब यहाँ पे जो गैप है ओनर्स और टीलर्स के बीच में, टीलर्स मतलब फार्मर्स के बीच में, और ज्यादा बढ़ने लग गया। जो जमींदार है वो और ज्यादा रिच होते गए, जो फार्मर्स है वो और ज्यादा पुअर होते गए। और दोनों ही क्या कर रहे थे, इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि फार्मर्स के पास में पैसा था नहीं तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं एग्रीकल्चर के अंदर। एंड जमींदार इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे थे। इसके अलावा हम बोल सकते हैं पार्टीशन ऑफ द कंट्री। जब कंट्री का पार्टीशन हुआ तब भी जो रिच फूड प्रोड्यूसिंग एरियाज थे वो पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर चले गए थे। ठीक है, तो ये हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था, एकदम बैकवर्ड बोल सकते हैं, स्टेगनेंट बोल सकते हैं। उस वक्त डोमिनेंस भी था, ठीक है, पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा थी, लेकिन लो, हम बोल सकते हैं लो प्रोडक्शन था, या फिर हम बोल सकते हैं लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी उस वक्त एग्रीकल्चर सेक्टर से हो रहा था। सेकंड हमारे पास में आता है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के अंदर क्या था, देखो, सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से क्या किया, डी इंडस्ट्रियलाइज किया। कैसे किया, इंडिया को बना दिया रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर एंड पोटेंशियल मार्केट, उनके जो भी फिनिश गुड्स वहां पे जो बन रहे थे उसके लिए इंडिया को बना दिया पोटेंशियल मार्केट। मतलब जो भी ब्रिटेन के अंदर फिनिश गुड्स बन रहे थे उनको यहाँ पे आके क्या कर दिया, डंप कर दिया। ठीक है, तो ये टू फोल्ड मोटिव था उनका सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का। इसको करने से क्या हुआ, क्या इसका इफेक्ट आया, तो इसके अंदर हमारे पास में पहली चीज आती है डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। मतलब जो हैंडीक्राफ्ट्स है वो उनका डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट दोनों ही डिस्ट्रॉय हो गया। कैसे हुआ, देखो, जो भी रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहा था वो ड्यूटी फ्री हो रहा था, जो फिनिश गुड्स इंपोर्ट हो रहे थे वो भी ड्यूटी फ्री हो रहे थे, लेकिन जो हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट हो रहे थे उन पे बहुत ज्यादा हाई ड्यूटीज, टैक्सेस लग रहे थे, जिसके चलते इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्या हो गए, वो काफी ज्यादा कॉस्टली हो गए। एंड उसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उनकी डिमांड कम हो गई। डोमेस्टिक मार्केट के अंदर डिमांड कम कैसे, जो फिनिश गुड्स बन के आते थे वो चीप आते थे,
उनकी फिनिशिंग अच्छी थी, लोगों का वेस्टर्न कल्चर की तरफ शिफ्ट होने लग गया। इसके चलते डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी हैंडीक्राफ्ट्स का जो था वो क्या हो गया, डिमांड कम हो गई। सेकेंड हमारे पास आता है ब्लीक नोशनल ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। इसके अंदर क्या है, जो इंडस्ट्रीज जो भी थी उस वक्त, पहली चीज तो ब्रिटेन ने, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज डेवलप करने के लिए कुछ बहुत स्पेशल नहीं किया था, ठीक है, वो सिर्फ इंडिया को यूज कर रहे थे। अब यहाँ पे उस वक्त जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज बनी थी वो क्या थी, तो 1907 के अंदर टिस्को आया, टाटा आयरन एंड स्टील। इसके अलावा हमारे पास में कुछ सीमेंट इंडस्ट्री, शुगर, पेपर, कॉटन इंडस्ट्रीज, कुछ 4-5 इंडस्ट्रीज और आई। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज नॉन एग्जिस्टेंट थी, बाकी जो इंडस्ट्रीज थी वो भी एकदम इन्फेंट स्टेज में थी। एक तरीके से हमारे इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा ग्रो नहीं था, ठीक है, बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही थी। थर्ड हमारे पास में आता है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के अंदर क्या है, फॉरेन ट्रेड का मतलब हो गया कि हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं। तो प्रायर ब्रिटिश राज होने से पहले उस वक्त क्या हो रहा था, हम लोग एक्सपोर्ट करते थे हैंडीक्राफ्ट्स को, स्पाइसेस को, ये सब चीजें एक्सपोर्ट करते थे, और हम इंपोर्ट करते थे सिल्वर वगैरह, ये सब चीजें हम इंपोर्ट करते थे, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश राज आने के बाद में, मतलब ब्रिटिशर्स के आने के बाद में, हम क्या बन गए, नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। सेकेंड यहाँ पे आता है मोनोपोली कंट्रोल। मोनोपोली कंट्रोल कैसे हुआ, 1869 के अंदर जो स्विस कैनाल आ गया था उसकी वजह से, मतलब स्विस कैनाल जो उनको मिला उसकी वजह से उन्हें एक डायरेक्ट रूट मिल गया इंडिया से ब्रिटेन जो भी सारा सामान है उनको पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो उसके चलते क्या हो गया, उनका जो मोनोपोली कंट्रोल है, मतलब उनका जो कंट्रोल है वो और ज्यादा बढ़ गया। जो भी अब हम एक्सपोर्ट करते हैं उसका 50% से ज्यादा हम एक्सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटेन में, एंड जो रेस्ट जो बच रहा था वो हम कर रहे थे श्रीलंका, चाइना और ईरान के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से मोनोपोली कंट्रोल हो गया। थर्ड हमारे पास में यहाँ पे आता है सरप्लस, बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। मतलब जो भी सरप्लस ट्रेड बच रहा था, जो भी सरप्लस ट्रेड हो रहा था उस वक्त, मतलब कि जो हमारे पास में एक्सपोर्ट ज्यादा करने से जो भी पैसा आना था, पहली चीज तो एक्सपोर्ट ज्यादा किसकी वजह से हुआ, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने की वजह से हुआ। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री उस वक्त काफी ज्यादा इनएफिशिएंट थी, बैकवर्ड थी, इसीलिए तो रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा था, जो भी एक्सपोर्ट ज्यादा करने से जो पैसा आया उस पैसे को कहाँ लगाया, वो पैसा लग गया वॉर्स के अंदर और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर। इसके बाद में हमारे पास में टॉपिक आता है डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल के अंदर क्या आता है, 4 चीजें हमारे पास में, बर्थ रेट और डेथ रेट, ये दोनों ही बहुत ज्यादा थी। इसका मतलब जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो बहुत ज्यादा कमजोर थी, बहुत ज्यादा कम थी, ठीक है। सेकंड हमारे पास में आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसके अंदर क्या है, एवरेज एज की बात हो रही है, उस वक्त कितने थे, 32 ईयर्स, अभी फिलहाल कितनी है, 69। उस वक्त 32 थे, इसका मतलब हेल्थ कंडीशन हमारी बहुत ज्यादा पुअर है। थर्ड हमारे पास में आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, 218 पर 1000, बहुत ज्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है 1 साल से कम उम्र होने से पहले जो पर 1000 लाइव बर्थ है उसमें जो बच्चों की डेथ हो जाती है उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये बहुत ज्यादा थी, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, बहुत ज्यादा हेल्थ कंडीशंस पुअर है। लास्ट हमारे पास में आता है लिटरेसी रेट, वो भी बहुत कम थी, अराउंड 16% थी, लेस देन 16% थी, और उसमें भी फीमेल लिटरेसी रेट सिर्फ 7% ही थी। इसका मतलब बहुत ज्यादा जेंडर बाइसनेस है। एक पॉइंट यहाँ पे आता है 1921 को बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। पहली चीज तो 1881 के अंदर आया था फर्स्ट सेंसस, एंड उसके बाद में 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस वक्त हम सेकंड ट्रांजिशन के अंदर एंटर हो गए थे। उसके बाद में हमारी जो पॉपुलेशन है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर कंटिन्यू ग्रोथ देखने को मिला था, ठीक है। लास्ट यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो आता है एक तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है कि कौन कौन से सेक्टर के अंदर जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो किस सेक्टर के अंदर एंगेज्ड है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमारे पास में अराउंड 72.7% पॉपुलेशन एंगेज्ड है, इंडस्ट्री के अंदर अराउंड 10.1% एंड सर्विस सेक्टर के अंदर अराउंड 17.2% पॉपुलेशन एंगेज्ड है। इसी को हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो 2 तरह के चेंजेस होते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक। सोशल के अंदर आता है हाउसिंग, ये सब चीजें, हाउसिंग, एजुकेशन, ये सब चीजें आती है, स्कूल्स वगैरह। एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास में आता है रोड्स, रेलवेज, बैंकिंग सेक्टर, इन सबको डेवलप करना। कौन कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ था, रेलवेज आ गए थे। फर्स्ट रेलवे जो इंट्रोडक्शन हुआ था वो तो हुआ था 1850 के अंदर, जो फर्स्ट रेलवे रन हुई थी वो हुई थी 1853 के अंदर, मुंबई टू थाने, ठीक है। रोड्स डेवलप हो गए थे, पोस्ट डेवलप हो गए थे, पोर्ट्स एंड टेलीग्राफ्स डेवलप हो गए थे। ये सब जो भी डेवलप किए गए थे ये इंडिया को डेवलप करने के लिए डेवलप नहीं किए गए थे। ब्रिटेन के अंदर जो भी इनका ये जो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना, फिनिश गुड्स इंपोर्ट करना, इन सबको और ज्यादा फैसिलिटेट करने के लिए उन्होंने इंडिया के अंदर ये सब चीजों को डेवलप किया। हम बोल सकते हैं कि कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे डेफिनेटली रहे थे।
हमें मॉनेटरी सिस्टम जो है, मॉनेटरी एक्सचेंज, वो हमें मिला, ठीक है। ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, उसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना होता है, कैसे रूल करना होता है, ये हमें पता चला। फेमाइंस को हम कंट्रोल कर पाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमें देखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। सब्सिस्टेंस की जगह कमर्शियल आउटलुक हुआ फार्मर्स को। तो ये सारी चीजें कुछ है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिला। ये था हमारे पास में फर्स्ट चैप्टर। सेकेंड चैप्टर जो है हमारे पास में वो आता है 5 ईयर प्लान्स का। 5 ईयर प्लान्स के अंदर क्या है, प्लानिंग कमीशन जो था उसको सेटअप किया गया था 1950 के अंदर। क्यों किया गया था, जो भी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स है वो उसके अंदर बनाए गए थे, उसके अंदर पूरा प्रोसीजर था कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम अचीव कर सकते हैं जो भी हमारा जो गोल्स है उनको कैसे अचीव कर सकते हैं। उसके लिए क्या किया गया था, प्लानिंग कमीशन बनाया गया था 1950 के अंदर, जिसका चेयरमैन था पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब देखो ये जो प्लानिंग कमीशन था उसको डिसॉल्व कर दिया था, हम बोल सकते उसको रिप्लेस कर दिया गया था नीति आयोग ने। नीति आयोग ने उसे कब रिप्लेस किया, 2015 जनवरी के अंदर उसको रिप्लेस कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे जो लास्ट 5 ईयर प्लान बना था वो था 12th 5 ईयर प्लान बना था, 2012 के अंदर ही वो बना था, ठीक है। ये तो हो गया प्लानिंग कमीशन की बात। अब दूसरी बात हम यहाँ करते हैं कि प्लानिंग की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्यों हमें ये प्लानिंग कमीशन सेटअप करना पड़ा, ये सब क्यों हुआ। देखो प्लानिंग की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उस वक्त हमारी इकोनॉमी जो थी बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड और स्टेगनेंट इकोनॉमी थी, एंड उसको उस वक्त हम मार्केट फोर्सेस पे नहीं छोड़ सकते थे, हम प्राइवेट सेक्टर के ऊपर नहीं छोड़ सकते थे। इसीलिए गवर्नमेंट को आगे होके इन्वेस्ट करना ही था, वरना तो उसको मतलब एक किक स्टार्ट कैसे मिलता, ठीक है। हम मार्केट फोर्सेस के ऊपर तो उसे छोड़ नहीं सकते थे, इसीलिए हमें यहाँ पे प्लानिंग की जरूरत पड़ी। 3 तरह की इकोनॉमीज होती है, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो भी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सारे डिसीजंस कौन लेता है, ये सिर्फ गवर्नमेंट लेती है। यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव नहीं होता है, सोशल वेलफेयर यहाँ पे क्या होता है, मोटिव होता है। दूसरा होता है हमारे पास में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसके अंदर ये जो सारे डिसीजन है ये कौन लेता है, प्राइवेट सेक्टर लेता है। मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करती है प्राइसेस, एंड यहाँ पे मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। लास्ट होता है हमारे पास में मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर क्या होता है हमारे पास में कि सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों का एक मिक्स होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसके अंदर दोनों ही गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही आगे होकर क्या करती है, डिसीजंस लेती है, ठीक है। इंडिया में हमारे पास में क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। इसके बाद में आता है गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान हम बोल सकते हैं, या फिर पर्सपेक्टिव प्लान उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी कॉमन गोल्स थे, मतलब ये जितने भी जो 5 ईयर प्लान थे उसके कुछ कॉमन गोल्स थे, 4 कॉमन गोल्स थे। फर्स्ट हमारे पास में है जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ कैसे हो सकता है, या तो आप रिसोर्सेज इंक्रीज करो या फिर आप टेक्नोलॉजी इंप्रूव करो। सेकंड हमारे पास में आता है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन के अंदर क्या है, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होता जाएगा वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा। ऐसा माना जाता था कि मॉडर्नाइजेशन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के, लेकिन धीरे धीरे ये क्या बन गया, कॉन्ट्राडिक्टरी बन गया, क्योंकि जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है वैसे वैसे जॉबलेस ग्रोथ देखने को मिल रही है। थर्ड आता है सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंट। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या हो गया, फाइनेंशियल सोर्सेज के लिए हम किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट ना हो। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब होता है एसेंशियल नीड्स के लिए हम किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट ना हो, उसको बोलते हैं सेल्फ सफिशिएंट होना। ये क्यों चाहती थी, 1965 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जब वॉर चल रहा था तो यूएस ने थ्रेटन किया था इंडिया को कि अगर वो वॉर बंद नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो जो भी फूड सप्लाई करता है उसको बंद कर देंगे। तो इस तरह के जो प्रेशर्स है, पॉलिटिकल प्रेशर्स, वो फ्यूचर में ना हो, इसके चलते इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती थी कि हम सेल्फ रिलायंट और सेल्फ सफिशिएंट बन जाए। लास्ट हमारे पास में आता है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, या फिर हम बोल सकते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी। इसका मतलब क्या होता है, स्किल्स एंड नॉलेज के बेसिस पे क्या हो रहा है, आप जो भी है उसको पे करो, मतलब स्किल्स और नॉलेज के बेसिस पे आप किसी को भी अगर सैलरी दे रहे हो तो उसके बेसिस पे दो, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अगर मान लो कोई क्लर्क है तो उसकी सैलरी बहुत ही ज्यादा कम, मतलब हम बोले कि 50,000 पर ईयर उसकी सैलरी है, और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई डॉक्टर है तो उसकी सैलरी पर आवर अगर 50,000 है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि नेशनल इनकम को बिल्कुल इक्वली बांट दो, नहीं, इक्वली बांटने की बात नहीं हो रही है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहे। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 कॉमन गोल्स थे। अब इसमें अचीवमेंट भी कुछ ना कुछ ही हुआ होगा। तो देखो जो भी हमारे पास में एग्रीकल्चर सेक्टर उसके अंदर हमें कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला, इंडस्ट्रीज भी ग्रो हुई, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, हमारा फॉरेन ट्रेड इंप्रूव हुआ, ठीक है। कुछ इंप्रूवमेंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिले थे, नेशनल इनकम में ग्रोथ हुई, जीडीपी ग्रोथ हमें देखने को मिला था। यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 के अंदर क्या आता है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड। ये जो तीनों सेक्टर्स है
इनके अंदर किस तरह के रिफॉर्म्स आए थे, क्या हुआ था। तो सबसे पहले हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की, इसमें दो तरह के रिफॉर्म्स आए थे। एक है हमारे पास में लैंड रिफॉर्म्स, जिसको हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स या फिर हम फिजिकल रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, और दूसरा था टेक्निकल रिफॉर्म्स। जो लैंड रिफॉर्म्स है उसके अंदर क्या है, सबसे पहला आता है अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, मतलब इंटरमीडिएरीज को अबोलिश कर दिया, उनको हटा दिया। उसके चलते क्या हुआ, फार्मर्स को उनकी लैंड वापस मिल गई और उनको एक तरह से मोटिवेशन मिला कि अब वो क्या करे, लैंड के अंदर इन्वेस्ट करे। ठीक है। सेकेंडली क्या हो गया, सीलिंग लिमिट फिक्स कर दी कि कितनी मैक्सिमम होल्डिंग्स आप रख सकते हो, अगर उससे ज्यादा आपके पास होती है तो आपसे वो लैंड होल्डिंग्स लेके गवर्नमेंट क्या कर रही थी, दूसरे फार्मर्स को अलॉट कर रही थी। तीसरा आता है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, जो भी स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स थी वो वैसे ना करके उनको कंसोलिडेट करके एक जगह प्रोवाइड किया। रेगुलेशन ऑफ रेंट, नॉट मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। अभी क्या करना है, फार्मर्स को सीधा सीधा जो लैंड रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट को देनी है। एंड लास्ट यहाँ पे आता है कोऑपरेटिव फार्मिंग, जिसके अंदर बहुत सारे फार्मर्स मिलके खरीद और बेचेंगे तो उनकी बार्गेनिंग पावर इंप्रूव हो जाएगी। ये है हमारे पास में लैंड रिफॉर्म्स। इनका पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन ही हो पाया था, क्यों, क्योंकि जब ऑफिसर्स आते थे तो जो भी ये जमींदार थे वो क्या बताते थे, उन्होंने क्या किया, फार्मर्स को एविक्ट कर दिया, मतलब बेदखल कर दिया, बाहर निकाल दिया। एंड इस तरीके से बताया कि ये जो लैंड है यहाँ पे तो हम ही क्या है, कल्टीवेट करते हैं। दूसरी चीज जो सीलिंग लिमिट थी उसको भी लोगों ने कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया। जो एक्सेस लैंड होल्डिंग्स थी उसको उन्होंने क्या किया, अपने रिलेटिव्स के नाम पे ट्रांसफर कर दिया एंड कोर्ट के अंदर केसेस चला दिए। तो इस तरीके से इसका पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन ही हो पाया था। दूसरा हमारे पास में आता है टेक्निकल रिफॉर्म्स। टेक्निकल रिफॉर्म्स के अंदर हमारे पास में आती है HYV टेक्नोलॉजी। HYV टेक्नोलॉजी के अंदर हमें क्या चाहिए होता है, HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब चाहिए। ठीक है। एंड हमें चाहिए इरिगेशन फैसिलिटीज प्रॉपर होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छा राइज देखने को मिला था, इसीलिए इसका नाम रख दिया ग्रीन रिवोल्यूशन। ये कब आया था, ये आया था 1967-68 के अराउंड। अब ये जो भी ग्रीन रिवोल्यूशन था ये 2 फेजेस में आया था इंडिया के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं मिड 60s-70s की, तो उस वक्त ये सिर्फ 3 स्टेट्स के अंदर बहुत अच्छा देखने को मिला था। टैप से आप इसको याद रख सकते हो, TAP, टैप, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड पंजाब, इन 3 स्टेट्स के अंदर बहुत अच्छा देखने को मिला था। एंड फेज 2 जो था हमारे पास में मिड 70s से 80s, उसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने सब्सिडीज प्रोवाइड करी। दूसरी चीज गवर्नमेंट ने कम इंटरेस्ट के ऊपर क्या किया, लोन प्रोवाइड किया। तो इसके चलते भी रेस्ट ऑफ द स्टेट्स जो थे उनके अंदर भी काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। अब देखो ग्रीन रिवोल्यूशन आया तो इसके कुछ गेन्स हुए होंगे, तो इसके अंदर गेन्स में हम क्या लिख सकते हैं कि हमें प्रोडक्टिविटी जो थी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। सेकंड है सब्सटेंशियल राइज इन एकड़ एज, जो एकड़ एज है उसके अंदर भी हमें राइज देखने को मिला। अब राइज कैसे हुआ, यहाँ पे देखो जो फैलोइंग थी वो एलिमिनेट हो गई। अब इजीली हम क्या कर सकते हैं, डबल क्रॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमें क्या देखने को मिला, तो हमारे पास में यहाँ पे आता है जो गेन्स हुए थे उसके अंदर आता है कि जो फार्मर्स थे उनके अंदर क्या हो गया, अब वो सब्सिस्टेंस को छोड़ के क्या कर सकते हैं, उनका कमर्शियल आउटलुक हो गया। ठीक है। उनका जो नजरिया था वो चेंज हो गया। फिर हमारे पास में यहाँ पे आता है कि जो मार्केट के अंदर अब वो सेल कर सकते हैं, मतलब उनके पास में सरप्लस बचने लग गया, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के बाद भी उनके पास में सरप्लस बचा एंड अब उसको वो क्या कर सकते हैं, मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं। ठीक है। मार्केटेबल सरप्लस यहाँ पे बनने लग गया। एंड लास्ट हमारे पास में आता है कि जो इंडिया था वो क्या बन गया, सेल्फ सफिशिएंट बन गया एंड यहाँ पे बफर स्टॉक मेंटेन होने लग गया। ठीक है। बफर स्टॉक जो बनता था उसको काम में कहाँ लेते थे, राशन शॉप्स है हमारे पास में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वहां पे इसको काम में लेने लग गए। नेचुरल कैलेमिटीज के टाइम पे इसको काम में लेने लग गए। ठीक है। तो ये हमें कुछ गेन्स देखने को मिला। दूसरा हमारे पास में आता है लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस के अंदर हमारे पास में क्या आता है, ये सिर्फ लिमिटेड क्रॉप्स के अंदर हुआ था, जैसे व्हीट और राइस, 2 ही क्रॉप्स के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। फिर हमारे पास में आता है अनइवन स्प्रेड, सभी स्टेट्स के अंदर प्रॉपर स्प्रेड नहीं हुआ था, ये मतलब कुछ कुछ स्टेट्स को बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला था, सब जगह देखने को नहीं मिला था। थर्ड हमारे पास में आता है लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन, जो हमारी फार्मिंग पॉपुलेशन थी वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है इसके अंदर। एंड लास्ट हमारे पास में था इकोनॉमिक डिवाइड। ठीक है। मतलब इकोनॉमिक गैप जो था वो और ज्यादा बढ़ने लग गया। ये हमारे पास में हो गया गेन्स एंड लिमिटेशंस। एक पॉइंट यहाँ पे और छूटता है, वो है एग्रीकल्चर के अंदर जो सब्सिडीज देते हैं, तो कुछ बोलते हैं कि देनी चाहिए, कुछ बोलते हैं नहीं देनी चाहिए। जो लोग बोलते हैं कि देनी चाहिए वो लोग क्या बोलते हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा रिस्की है, हम लोग रेनफॉल के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं एंड बहुत ज्यादा यहाँ पे पॉवर्टी है, तो गवर्नमेंट को आगे होकर इनको सपोर्ट करना चाहिए। जो लोग बोलते हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर सब्सिडीज नहीं देनी चाहिए, वो क्या बोलते हैं कि इसके वजह से क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट के ऊपर
प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, बर्डन बढ़ रहा है। सेकंड चीज वेस्ट हो रहा है, वेस्टफुल कंजम्पशन होता है। थर्ड है मिस एप्रोप्रिएटेड बेनिफिट्स, मतलब जिनके पास बेनिफिट्स पहुंचने चाहिए उन तक वो बेनिफिट्स नहीं पहुंच पाते। तो ये हमारे पास में आ गया एग्रीकल्चर सब्सिडीज। यहाँ पे हमारे पास में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कंप्लीट होता है। सेकंड हमारे पास में आता है इंडस्ट्री सेक्टर। इसके अंदर है कि गवर्नमेंट को क्यों आगे होकर इन्वेस्ट करना पड़ा, क्योंकि लैक ऑफ कैपिटल थी उस वक्त, लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे क्योंकि मार्केट के अंदर डिमांड ही नहीं थी, डिमांड नहीं थी तो वो प्रोडक्शन क्यों करेंगे। एंड थर्ड था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस भी साथ के साथ होनी चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट ने आगे होकर इन्वेस्ट किया। फिर हमारे पास में यहाँ पे आता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, जो पहला आया था वो आया था 1948 के अंदर। सेकंड हमारे पास में आया 1956 के अंदर। 1956 के अंदर जो हमारे पास में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था, इसमें तीन चीजें हमारे पास में। पहला है थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसके अंदर तीन शेड्यूल्स के अंदर इंडस्ट्रीज डिवाइडेड है, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी के अंदर। शेड्यूल ए के अंदर 17 इंडस्ट्रीज है, जिसके अंदर सिर्फ गवर्नमेंट को ही आगे होकर क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, गवर्नमेंट का ही रोल यहाँ पे होता है। सेकंड हमारे पास आता है शेड्यूल बी, जिसके अंदर कुछ 12 इंडस्ट्रीज होती है, जिसके अंदर प्राइमरी रोल गवर्नमेंट का होता है एंड सेकेंडरी रोल पे प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है। शेड्यूल सी के अंदर रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज यहाँ पे होती है। सेकंड आता है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के अंदर क्या है हमारे पास में, बैकवर्ड एरियाज को, बैकवर्ड रीजन्स को और ज्यादा ग्रो करने के लिए, बैकवर्ड एरियाज को और ज्यादा ग्रो करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ये इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग लेके आए, ठीक है। इसकी वजह से रीजनल डिस्पैरिटीज जो थी वो कम हो सकती थी। इसके अंदर क्या किया, जिन एरियाज को गवर्नमेंट को और ज्यादा डेवलप करना है वहां पे लाइसेंसिंग उन्होंने इजी कर दी। ये है हमारे पास में इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। थर्ड हमारे पास में आता है इंडस्ट्रियल कंसेशंस। कंसेशंस भी प्रोवाइड किए गए थे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपको छूट दे दी, टैक्सेस के अंदर आपको छूट दे दी, इस तरीके से इंडस्ट्रियल कंसेशंस भी दिए गए थे ताकि जो बैकवर्ड रीजन्स है उनको भी क्या कर सके, डेवलप कर सके। ये हमारे पास में आता है आईपीआर 1956। इसके बाद में हमारे पास में आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो था 1951 के अराउंड, उस वक्त जो लिमिट थी वो थी लेस देन 5 लाख। अगर आपके पास में इन्वेस्टमेंट है तो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो जाओगे, लेकिन फिलहाल लिमिट क्या है, 10 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ से कम का टर्नओवर अगर है तो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर आओगे। इसको डेवलप करने के लिए कार्वे कमेटी बनाई गई थी 1955 के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास में इसके अगर फीचर्स की बात करते हैं तो देखो इसके अंदर कम कैपिटल लगती है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कैपिटल हमारी कम यूज होती है। दूसरी चीज, क्योंकि कैपिटल इसमें कम लगती है तो लोग बहुत ज्यादा बड़ी मशीन्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसके चलते क्या हो जाएगा कि यहाँ पे लेबर इंटेंसिव ये ज्यादा होगा। एंड थर्ड हम बात करते हैं लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी भी जगह पे इसको स्टेब्लिश किया जा सकता है, तो ये रीजनल फ्लेक्सिबिलिटी बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी ये होती है, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, इनको प्रिजर्व करने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया गया था, काफी सारी चीजों को रिजर्व कर दिया था जो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बना सकती है। फिर हमारे पास में आता है ट्रेड। ट्रेड के अंदर है कि जो भी हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज थी उनको फॉरेन कंपटीशन या इंटरनेशनल कंपटीशन से बचाने के लिए इंडिया के अंदर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया गया था, मतलब इनवर्ड ट्रेड लुकिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे लेके आए थे। इसके अंदर क्या था कि हम जो भी चीजें इंपोर्ट करते हैं उनको इंपोर्ट ना करके उसका प्रोडक्शन हम इंडिया के अंदर ही करें, इसी को हम बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इसके चलते क्या हो जाएगा, जो भी इंटरनेशनल कंपटीशन है उससे हम हमारी इंडस्ट्रीज को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो हम पहले क्या कर रहे थे, इंपोर्ट करके जो भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज आ रहा था, अब हम उसका अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। हम कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने के अंदर उसको काम में ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी इंडस्ट्रीज थी उसको फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए हमारे पास में क्या आया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को हमने यहाँ पे लिया था। अब हमारे पास में लास्ट है इस चैप्टर के अंदर, वो है इम्पैक्ट। क्या हुआ, ये जो भी रिफॉर्म्स आए थे उसका क्या गुड इफेक्ट्स आए, क्या बैड इफेक्ट्स आए। तो देखो गुड इफेक्ट्स के अंदर तो हम लिख देंगे कि सबके अंदर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर, ट्रेड के अंदर बहुत अच्छा देखने को मिला, नेशनल इनकम हमारी बढ़ गई, जीडीपी ग्रोथ हो गया, ये सारी चीजें आ गई गुड इफेक्ट्स के अंदर। अब आता है हमारे पास में बैड इफेक्ट्स। तो देखो ये जो भी रिफॉर्म्स आए थे यहाँ पे क्या है ना, पब्लिक सेक्टर, मतलब हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट ने आगे होकर सब किया, तो उसकी वजह से देखो जहां पे गवर्नमेंट सेक्टर में काम करती है तो वहां पे क्या होता है ना, बहुत ज्यादा करप्शन, इनएफिशिएंसी होने लग जाती है। दूसरी चीज, यहाँ पे एक वर्ड आता है डेड सोशल वेट, मतलब जो भी पॉपुलेशन, जो भी जनता का जो पैसा होता है ना उसको प्रॉपर तरीके से यूज ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। उसका जिस तरीके से यूज होना चाहिए था उस तरीके से यूज नहीं हो पा रहा है, उसको हम बोलते हैं डेड सोशल वेट। तीसरी चीज, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के चलते हमने फॉरेन कंपटीशन से बचा लिया,
तो जो यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज थी वो उन्होंने जो भी क्वालिटी जो वो प्रोडक्ट्स में दे रहे थे, अब उसकी क्वालिटी कम होने लग गई क्योंकि वो प्रोटेक्टेड थे ना, उनको किसी भी तरह का कंपटीशन था नहीं, ठीक है। एंड हमारे पास में जो लाइसेंसिंग वाली चीज थी उसका भी क्या होने लग गया था, एक तरीके से मिसयूज होने लग गया था, इसका नाम ही रख दिया था लाइसेंस राज। यहाँ पे क्या होने लग गया था, जो भी ये जो रिच जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो इसका मिसयूज कर रहे थे, ठीक है। एंड हमारे पास में जो फॉरेक्स रिजर्व्स थे वो भी एक टाइम पे आके फिर धीरे धीरे खत्म होने लगे क्योंकि हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन तो किया ही नहीं था। ये हमारे पास में हो गया थर्ड चैप्टर कंप्लीट। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 के अंदर यहाँ पे हमारे पास में आता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो हमारे पास में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया था, उसके हम यहाँ पे बात करते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम किसको बोलते हैं, सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज डायरेक्टेड टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब वो सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हमने बनाई हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, उसी को हम क्या बोल देंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोल देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास में आता है एलपीजी। एलपीजी ने किसको रिप्लेस किया, एलक्यूपी को रिप्लेस किया था। एलक्यूपी का मतलब क्या हो गया, जो भी हमारे पास में ये लाइसेंसिंग था, ठीक है, कोटास था, परमिट्स था, इसको रिप्लेस कर दिया था। 1991 के अंदर हमारे पास में एलपीजी पॉलिसी आई थी। सबसे पहले हमारे पास में आता है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, जो भी ये टैरिफ्स कोटास थे इन सबसे लिबरल कर दिया, ठीक है। आप आराम से क्या कर सकते हो, अब जो भी है आप ट्रेड कर सकते हो, तो सब चीजों को लिबरल कर देना, लॉस को लिबरल कर देना, उसको हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन। इसके अंदर 5 तरह के रिफॉर्म्स आए थे। सबसे पहला हमारे पास में आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर क्या आया था, जो भी लाइसेंसिंग थी उसको काफी हद तक अबॉलिश कर दी, एंड जहां पे भी लाइसेंसिंग थी उसको बहुत ज्यादा इजी कर दी। कुछ कुछ जगह पे लाइसेंसिंग को रख लिया था जो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड थी, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर आता है कि जो इंडस्ट्रीज को रिजर्व कर दिया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, उसको क्या कर दिया, वापस से डी रिजर्वेशन कर दिया। पब्लिक सेक्टर का जो भी एरिया था, मतलब जो शेड्यूल्स बने थे, उनको क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्शन कर दिया। अब आप आराम से क्या कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो। प्राइवेट सेक्टर जो है वो आराम से क्या कर सकता है, ब्रांचेस वगैरह एस्टेब्लिश कर सकता है, एंड यहाँ पे कैपिटल गुड्स को भी आप फ्रीली इंपोर्ट कर सकते हो। ये कुछ रिफॉर्म्स इसके अंदर आया था इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर। दूसरा हमारे पास में आता है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर क्या आता है, जो भी आरबीआई है जो हमारे पास में, आरबीआई पहले एज ए रेगुलेटर की तरह काम करता था, अब वो एज ए फैसिलिटेटर की तरह वो क्या करता है, काम करता है। और जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, जो भी कमर्शियल बैंक चार्ज करती है, वो अब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट उठ के आती है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस की वजह से जो रेट निकल के आती है वही रेट कमर्शियल बैंक चार्ज करती है। तो ये सब कुछ रिफॉर्म्स आया था हमारे पास में फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर। तीसरा हमारे पास में है टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर क्या है कि गवर्नमेंट ने, पहली चीज तो टैक्स रिफॉर्म्स लाने की जरूरत क्यों थी, क्योंकि उस वक्त लोग टैक्स की बहुत ज्यादा चोरी करते थे, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट टैक्स रिफॉर्म्स लेके, जिसके अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि लोग आके, मतलब लोग टैक्स की चोरी ना करे, टैक्स को वो पे करे, इसलिए वो कुछ टैक्स रिफॉर्म्स यहाँ पे वो लेके आए थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। इसके अंदर क्या आया था, एक ही चीज आई थी, वो है डीवैल्यूएशन। अपनी करेंसी को चला के क्या कर दिया, वैल्यू कम कर दिया, मतलब एक्सचेंज रेट बढ़ा दिया, जिसके चलते क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। लास्ट हमारे पास में है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। इसके अंदर क्या है, जो भी टैरिफ्स थे उसको हटा दिया, जो भी कोटास थे उसको हटा दिया, कैपिटल गुड्स आप फ्रीली आप इंपोर्ट कर सकते हो, किसी भी तरह की लाइसेंसिंग की आपको जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें हमारे पास में आ गया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स के अंदर। सेकंड हमारे पास में आता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, आउटराइट सेल कर देना। गवर्नमेंट अपना जो भी शेयर्स है उसको क्या कर रही है, अपना विड्रॉ कर रही है, इन्वेस्टमेंट को सेल कर रही है सीधा सीधा प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। इसको हम डिसइन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो गवर्नमेंट सेक्टर था वहां पे जो भी गवर्नमेंट सेक्टर के जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो होती, जो पीएसयूज थी, वहां पे बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा था, इनएफिशिएंसीज हो रही थी, ठीक है, वो लॉसेज में जा रहे थे, इसीलिए प्राइवेटाइजेशन करना जरूरी हो गया था, ठीक है। यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन के अंदर हमारे पास में आता है मिनी रत्नास, महारत्नास, नवरत्नास। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है। इसके अंदर जो भी हमारे पास में जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके नाम आपको थोड़े बहुत याद रहने चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास में हो गया प्राइवेटाइजेशन। इसके अंदर गेन्स हमें क्या देखने को मिला कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से क्या फायदे हुए। तो देखो, फायदों में हम लिख सकते हैं कि एफिशिएंसी बढ़ गई, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर है तो वहां तो काम करना पड़ेगा, करप्शन कम हो गया, एफिशिएंसी बढ़ गई, अब लिमिटेड प्रोडक्ट्स नहीं रहे, कंज्यूमर सॉफ्टनेटी हमें यहाँ पे देखने को मिली, ठीक है। तो ये सब तो हमारे पास में हो गया गेन्स। लिमिटेशंस के अंदर एक यहाँ पे हुआ था, सिलसिला ट्रेजेडी हो गई थी, जिसके अंदर काफी सारे जो वर्कर्स थे उन्होंने सुसाइड कर लिया था।
जो भी मार्केट रेट, जो भी मार्केट से जो भी रेट निकलती है, कई बार वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, तो लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाते। तो उसके चलते यहाँ पे सिलसिला ट्रेजेडी हो गई थी। सेकंड, यहाँ पे क्या है, प्राइवेटाइजेशन करने की वजह से जो कलेक्टिव इंटरेस्ट है वो अब नहीं रहा। अब प्राइवेट सेक्टर है तो वो सिर्फ अपना प्रॉफिट मोटिव ही देखते हैं। तो ये है हमारे पास में प्राइवेटाइजेशन। लास्ट हमारे पास में आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या है, इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री with the economies of other countries under condition of free flow of trade and capital across borders। मतलब कि borders के पार फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड और कैपिटल आप इजीली कर सकते हो, एक कंट्री से दूसरी कंट्री आप ट्रेड कर सकते हो, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, वही क्या हो गया है, ग्लोबलाइजेशन हो गया। अब देखो, ग्लोबलाइजेशन अगर कर रहे हैं तो उसकी वजह से आउटसोर्सिंग बहुत इजी हो गया, बहुत आराम से हो सकता है। इंडिया के अंदर आउटसोर्सिंग क्यों करवाना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा स्किल्ड मैन पावर है, एंड सेकंडली बहुत ही कम वेजेस पे वो अवेलेबल हो जाता है, चीप लेबर यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो भी ये ग्लोबलाइजेशन है, इसके अंदर ग्लोबलाइजेशन कैसे करें, उसकी कुछ स्ट्रेटेजीज होगी। तो यहाँ पे क्या है, पहली चीज तो ये है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए होना था। सेकेंड चीज हमारे पास में यहाँ पे आती है पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। जो भी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है वो फ्रीली कन्वर्टिबल है, फुल्ली कन्वर्टिबल है, लेकिन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन फ्रीली या फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है, ठीक है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट अब आप पूरी तरीके से कर सकते हो, काफी जगह 51 से 100% की लिमिट आ चुकी है। यहाँ पे टैरिफ्स को आपको रिड्यूस करना होगा, कोटास को आपको हटाना होगा, ये सारी चीजें हमारे पास में ग्लोबलाइजेशन के अंदर आती है। इसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे एक पॉइंट आता है WTO का भी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी यहाँ पे पॉइंट आता है, उसको भी यहाँ पे देखना है। पहले क्या था, हमारे पास में गेट था, ठीक है। गेट के अंदर कितनी कंट्रीज थी, 23 कंट्रीज मेंबर थी। उसके बाद में जब WTO एस्टेब्लिश हुआ था 123 कंट्रीज इसके मेंबर बन गई। 2016 के अंदर 164 कंट्रीज इसकी मेंबर थी। WTO के चलते बायलैटरल मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स इजीली होने लगे, ये ट्रेड को फैसिलिटेट करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गया WTO के फंक्शंस। अब देखो, लास्ट पॉइंट जो बचता है वो है गुड एंड बैड इफेक्ट्स। गुड इफेक्ट्स के अंदर तो हम लिख सकते हैं वही सारी चीजें जो अभी तक हमने देखा है, जहां जहां जो जो कमियां थी उसके अंदर काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल गया, ये तो है गुड इफेक्ट्स। बैड इफेक्ट्स के अंदर हमारे पास आता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, कहीं पे भी LPG के अंदर हमने एग्रीकल्चर सेक्टर की बात नहीं करी है। सेकंड हमारे पास में आता है स्लो डाउन इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ था उसके अंदर भी काफी ज्यादा स्लो डाउन हमें देखने को मिला, क्योंकि काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज जो थी वो फॉरेन कंपटीशन को फेस ही नहीं कर पाई, इसके चलते इंडस्ट्रीज बंद हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिली। फिर यहाँ पे बात हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग गया, क्योंकि MNCs के ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे, तो फिर क्या हो गया, धीरे धीरे हम जॉबलेस ग्रोथ की तरफ शिफ्ट होने लग गए। फिर हमारे पास में आता है लोपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस। लोपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस का मतलब होता है वन साइडेड ग्रोथ प्रोसेस हो रहा है। जो हमारा IT सेक्टर है सिर्फ वही डेवलप हो रहा था, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। अर्बन कंसंट्रेशन, सिर्फ अर्बन एरियाज हमारे डेवलप हो रहे हैं। यहाँ पे है इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म, इसका मतलब होता है हम MNCs के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गए। इस तरीके से कुछ बैड इफेक्ट्स यहाँ पे हमें LPG पॉलिसी के देखने को मिले थे। यहाँ पे हमारे पास में जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स है ये कंप्लीट होते हैं। हम यहाँ पे लेते हैं 5 मिनट का ब्रेक, आप इसको तब तक एक बार रिवाइज कर लीजिए, वापस हम इसको शुरू करते हैं 5 मिनट बाद में। पांच मिनट तो नहीं हुए, लेकिन चलो स्टार्ट करते हैं वापस। अभी नेक्स्ट हमारे पास में जो है चैप्टर नंबर 6, इसके अंदर हमारे पास में क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, चेंज इन स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल, उसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, वो सारे ह्यूमन बींग्स या फिर वो सारे ह्यूमन रिसोर्सेज जो क्या कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, वही हमारे लिए क्या बन गया, ह्यूमन कैपिटल बन गया, ठीक है। अब हमारे पास में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है वो कैसे होता है, उसके क्या सोर्सेज है। तो देखो, अगर हम एक्सपेंडिचर करें किस पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इंफॉर्मेशन पे, तो हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है। स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स है हमारे पास में, माइग्रेशन है, माइग्रेशन की वजह से भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग अगर हम प्रोवाइड करें, तो ये सब कुछ हमारे पास में सोर्सेज निकल के आते हैं जिसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है। फिर हमारे पास में पॉइंट आता है, जो सबसे मेन जो पॉइंट है
वो यही है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। मैंने कम से कम भी 5 से 7 सैंपल पेपर्स ऐसे देखे हैं जिसके अंदर यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर हमें बताना क्या है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो रहा है, इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। तो देखो, अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा तो फिजिकल कैपिटल कौन चलाएगा, ठीक है, प्रोडक्शन कैसे होगा। दूसरी चीज, अगर लोगों के पास में स्किल्स नॉलेज नहीं आएगी तो लोग कमाएंगे कैसे, पार्टिसिपेशन रेट कम हो जाएगी, इक्वेलिटी कैसे होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसकी वजह से हो रहा है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से हो रहा है। यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से ही हो रहा है। तो ये अब हमारे पास में रिलेशनशिप अगर हम लिखेंगे तो पहले तो हमें ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं, उसके बाद में हमें यहाँ पे बताना है कि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती है वो हम बात करते हैं क्वांटिटीज के अंदर, जैसे कि कितने लोगों को डिग्री मिली है, हम इस तरीके से बात करते हैं क्वांटिटी के अंदर। पर जिस स्पीड से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है उस स्पीड से इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है वो काफी ज्यादा लो स्टैंडर्ड का डेवलप हो रहा है, इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ भी उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है। तो ये हमारे पास में आ गया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके जो 3 पॉइंट है उसके अंदर है चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ, इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे हो रही है। सेकंड है हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल, जो फिजिकल कैपिटल उससे भी हमें हायर प्रोडक्टिविटी मिल रही है। एंड लास्ट हमारे पास में आता है हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वेलिटी, मतलब कि लोग और ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, जॉब्स वगैरह करेंगे एंड इनकम अर्न होगी तो इक्वेलिटी हमें मिलेगी। ठीक है, लास्ट हमारे पास में यहाँ पे आता है, पहले एक पॉइंट और रह रहा है, वो है प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बीच में, क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो देखो, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, फिर हमारे पास में यहाँ पे आता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है, इनएफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर, डेफिशिएंट मेन पावर प्लानिंग, ब्रेन ड्रेन एंड लास्ट है राइजिंग पॉपुलेशन। तो ये हमारे पास में कुछ प्रॉब्लम्स आती है। फिर है लास्ट पॉइंट है एजुकेशन। एजुकेशन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माना है, क्योंकि एजुकेशन की वजह से एक पूरा जो पर्सन है उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, हमें टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है, हमारा थॉट प्रोसेस चेंज होता है। तो एक तरीके से एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन और हेल्थ, ये 2 ही सेक्टर ऐसे हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट को आगे होकर इन्वेस्ट करना चाहिए और करती भी है गवर्नमेंट। क्यों करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ही सेक्टर्स को हम प्राइवेट सेक्टर के ऊपर नहीं छोड़ सकते। अगर हमने इनको प्राइवेट सेक्टर के ऊपर छोड़ दिया तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेंगे, बहुत ही ज्यादा चार्ज करेंगे फीस वगैरह, तो जो पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वो अफोर्ड नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट को आगे होकर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे जो हमारे पास में एजुकेशन कमीशन बना था 1964-66 के अंदर, उनका ये मानना था कि गवर्नमेंट को हर साल 6% ऑफ द जीडीपी जो है खर्चा करना चाहिए एजुकेशन के अंदर, जो कि गवर्नमेंट कभी भी नहीं कर पाई है, कभी कम ही, मतलब मोस्टली इसका कमी रहता है, अराउंड 4% ही गवर्नमेंट खर्चा कर पाती है। 1999 के अंदर जो हमारे पास में तपास मजूमदार कमेटी बनी थी, उसका भी ये कहना था कि अराउंड ₹1.37 लाख करोड़ रुपीस नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि जो प्राइमरी एजुकेशन है 6 to लेके 14 ईयर्स तक के बच्चों की जो एजुकेशन है उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिले। ठीक है, ये सब कुछ है कि कितना गवर्नमेंट को खर्चा करना चाहिए था, क्या गवर्नमेंट ने खर्चा किया, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं। अब बात करते हैं कि एजुकेशन जो है वो आज भी इतना चैलेंजिंग क्यों हो गया है, क्योंकि एजुकेशन के अंदर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज बोल सकते हैं हम, पेपर वर्क बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कलसनेस, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा पेपर वर्क होता है जिसकी वजह से काफी ज्यादा बच्चे तो एजुकेशन से डिप्राइव्ड ही हो जाते हैं, मतलब उनका स्कूल में एडमिशन ही नहीं हो पाता है। सेकेंड चीज हम बात कर सकते हैं कि उनके पेरेंट्स भी इलिटरेट्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स होने की वजह से वो अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, जेंडर बायसनेस होता है, अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, रूरल एरियाज के अंदर अभी भी सिर्फ कहीं पे 5th तक, कहीं पे 8th तक, कहीं पे 10th तक ही स्कूल्स है। ठीक है, हायर एजुकेशन वहाँ पे नहीं होती है, प्राइवेटाइजेशन होने लग गया है, गवर्नमेंट भी खर्चा कम करती है, वोकेशनलाइजेशन यहाँ पे नहीं होता है। तो ये सब कुछ एजुकेशन के अंदर चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, ये अब हमारे पास में चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हम बात करते हैं चैप्टर 7 की। हमने अब तक 5 चैप्टर्स रिवाइज कर लिए हैं। आई होप आपको ये 5 चैप्टर्स अच्छे से रिवाइज हो गए होंगे। नेक्स्ट चैप्टर पे हम बढ़ते हैं। अब हमारे पास में है रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट के अंदर क्या है, रूरल एरियाज को हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से उसके अंदर क्या चैलेंजेस आते हैं, यहाँ पे हम उसकी बात कर रहे हैं। तो रूरल डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास में 2 तरह के चैलेंजेस आते हैं, एक को हम बोलते हैं लिंगरिंग चैलेंजेस और दूसरा हमारे पास में आता है एमर्जिंग चैलेंजेस। जो हमारे पास में एग्जिस्टिंग चैलेंजेस है उसके अंदर हमारे पास में आता है रूरल क्रेडिट एंड रूरल मार्केटिंग, और जो हमारे पास में दूसरा बचता है एमर्जिंग चैलेंजेस, उसके अंदर हमारे पास में आता है डाइवर्सिफिकेशन एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं रूरल क्रेडिट की।
रूरल क्रेडिट के अंदर क्या है, हमारे पास में 3 तरह की क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स होती है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म क्रेडिट के अंदर 6 से 12 महीने तक की क्रेडिट की बात होती है, जहाँ पे आप फर्टिलाइजर्स वगैरह कुछ छोटी मोटी चीजें आप परचेज करते हो ट्रेडर्स से। दूसरा आता है मीडियम टर्म। मीडियम टर्म के अंदर हम 1 साल से 5 साल तक के लोन की बात करते हैं। जैसे मान लो अगर आपको कोई मशीनरी लेनी है, आपको वेल्डिंग करवानी है, या फिर कुछ भी छोटे मोटे जो थोड़े बड़े खर्च होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। लास्ट हमारे पास में आता है लॉन्ग टर्म क्रेडिट, जो 5 साल से लेके 20 साल तक के क्रेडिट की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे घर में कोई बहुत बड़ा फंक्शन है, कोई मैरिज हो गई, या फिर इस तरह के जो खर्चे होते हैं उसके लिए इस तरह की लोन की रिक्वायरमेंट होती है। सोर्सेज क्या है, 2 तरह के सोर्सेज है, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के अंदर क्या आते हैं, जो भी ये ट्रेडर्स, विलेज ट्रेडर्स, जमींदार से हम बोल सकते हैं लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स, ये लोग क्या है, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के अंदर हमारे पास में आता है जो भी ये जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा SBI वो 1955 के अंदर गया था। कमर्शियल बैंक्स हो गया, रीजनल रूरल बैंक्स हो गया, नाबार्ड जो स्टेब्लिश हुआ था 1982 के अंदर, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज वगैरह, ये सब हमारे पास में क्या आ गया, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज आ गए। ठीक है, आज भी अगर हम इसका इवेल्युएशन करें बैंकिंग का, पर्टिकुलरली रूरल क्रेडिट का, तो इसके अंदर क्या है, 3 प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। पहली चीज तो ये कि कोलेटरल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, तो कुछ लोग फिर भी क्या होते हैं, वापस से नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे हमारे पास में आता है पॉलिटिकल पॉपुलिज्म, एंड थर्ड चीज आती है कि जो भी विलेजेस के अंदर क्या होता है ना, बहुत कम सेविंग्स हो पाती है। सेविंग्स कम होते तो डिपॉजिट्स कम होगी, डिपॉजिट्स कम होंगे तो बैंक क्रेडिट क्रिएशन भी कम कर पाएंगे। तो बहुत सारे रीजंस है कि आज भी काफी सारे लोग नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में हो गया है रूरल क्रेडिट वाला पॉइंट। फिर हमारे पास में आता है रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग के अंदर क्या है, हार्वेस्टिंग के बाद में, हार्वेस्टिंग से लेके सेलिंग तक जो भी होता है, आप उसको ग्रेड करते हो, आप उसको स्टोर करते हो, आप उसको पैकेज करते हो, उसको लेबल करते हो, जितना भी जो सारा काम होता है वो सारा ही प्रोसेस रूरल मार्केटिंग के अंदर आता है। इसमें दिक्कत क्या आ रही थी कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस सेल हो रही थी। डिस्ट्रेस सेल का मतलब होता है कि जो फार्मर्स है वो कम रेट पे क्या करते हैं, सेल करके निकलना पड़ जाता है, क्योंकि उन लोगों के पास में उधार लिया हुआ होता है, तो उनको लैंडलॉर्ड्स को देना होता है, तो वो कम रेट के अंदर सेल कर देते हैं। दूसरी चीज, लैंडलॉर्ड्स जो मनी लेंडर्स होते हैं वो भी एक्सप्लॉइट करते हैं। वो क्या करते हैं, कई बार जब वेट करते हैं तब उसके अंदर वो कुछ ना कुछ चीटिंग कर लेते हैं, या फिर अकाउंट्स के अंदर वो कुछ ना कुछ चीटिंग कर लेते हैं, तो इस तरीके से वो एक्सप्लॉइट करते हैं। अब देखो, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे देखो रेगुलेटेड मार्केट्स बनाए, मंडीज वगैरह बनाए, जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं जो कि इनको पर्टिकुलर तरीके से रेगुलेट करते हैं। सेकंड, उन्होंने प्रोविजन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब रोड्स वगैरह डेवलप करी, ताकि जो फार्मर्स है वो गाँवों से अपना जो भी प्रोडक्शन है वो शहरों में जाके अच्छे भाव में बेच सके। ठीक है, इसके अलावा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज को प्रमोट किया बहुत ज्यादा। एंड लास्ट है पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, जिसके अंदर हमारे पास में आता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मार्केट में आपको कहीं पे भी बहुत अच्छे रेट नहीं मिल रही है, तो आप कम से कम जो मिनिमम रेट है उस पे आके आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट को सेल कर सकते हो। तो ये कुछ तरीके से गवर्नमेंट ने भी क्या किया है, आगे होके एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर ध्यान दिया है। अब देखो यहाँ पे ना एक होप आ रही है कि एक चीज है जो एक कुछ नया है, उसके अंदर क्या है, जैसे जो MNCs है वो क्या करती है, एडवांस पेमेंट्स कर देती है सीधे फार्मर्स को, तो ये तो बहुत अच्छी चीज हो गई। दूसरी चीज, अगर फार्मर्स डायरेक्ट सेल करे कस्टमर्स को, तो अगर ये बहुत अच्छे से हो गया तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी जल्दी बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास में ये जो लिंगरिंग चैलेंजेस है, जो एक्जिस्टिंग चैलेंजेस है, वो कंप्लीट होता है। दूसरा हमारे पास में आता है इमर्जिंग चैलेंजेस। इमर्जिंग चैलेंजेस के अंदर हमारे पास में सबसे पहला है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज। जैसे जैसे डाइवर्सिफिकेशन होगा वैसे वैसे मार्केट रिस्क जो है वो कम हो जाएगी। 2 तरीके से हो सकता है। पहली चीज तो आप क्रॉप्स के अंदर डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो, मतलब आप सिर्फ सिंगल क्रॉप नहीं, आप मल्टी क्रॉपिंग करो, जिसकी वजह से जो रिस्क है आपका कम हो जाएगा। सेकेंड, आप प्रोडक्शन एक्टिविटीज के अंदर डाइवर्सिफाई कर रहे हो, मतलब आप साथ के साथ एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ठीक है, या फिर फिशिंग हो, फिशरीज का जो है वो कर सकते हो आप, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इन सब चीजों को भी साथ के साथ अगर आप करते हो तो जो आपके पास में जो रिस्क है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम बात करते हैं लाइव स्टॉक फार्मिंग की। लाइव स्टॉक फार्मिंग के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है, मतलब एक्चुअल प्रॉब्लम तो ये आ रही है कि जो भी लाइव स्टॉक जो हमारे पास में होता है उसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, उनको प्रॉपर वैक्सीनेशंस नहीं मिल पाती, जो वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं वो टाइमली अवेलेबल नहीं हो पाते, इसके चलते लाइव स्टॉक फार्मिंग के अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। दूसरा आता है हमारे पास में फिशरीज। तो फिशरीज के अंदर भी कुछ नई टेक्नोलॉजीज का आना जरूरी हो गया है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जल्दी से, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये सब चीजें हैं कि गवर्नमेंट को इसके अंदर भी कुछ नया इनोवेटिव टेक्नोलॉजी निकालना चाहिए। तीसरा हमारे पास में आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंदर हम बात करते हैं प्रोडक्शन की, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की।
ये हम बात करें तो अगर 1991 से लेके 2012 तक बहुत अच्छा यहाँ पे रिवोल्यूशन चला था, जिसका नाम हम बोल सकते हैं गोल्डन रिवोल्यूशन पड़ा था। गोल्डन रिवोल्यूशन के अंदर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और हनी के प्रोडक्शन की बात यहाँ पे हुई है। ठीक है, ये हमारे पास में हो गया डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, या फिर हम बोल सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, मार्केट रिस्क कम हो जाती है। लास्ट हमारे पास में आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कम हो। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो जो सॉइल की फर्टिलिटी थी उसको वो क्या करेगा, पहले तो वो रीगेन करेगा, उसको एनहांस करेगा, उसको मेंटेन करके चलेगा। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों करनी चाहिए, तो क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, हमें टेस्टी और हेल्दी फूड हमें मिल रहा है। ठीक है, ये कंपेरेटिवली सस्ता भी है, ये अच्छा भी है, नॉन कन्वेंशनल मतलब जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है उसका यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी मेंटेन करके चलता है, तो ये ओवरऑल बहुत अच्छा है, हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा है। तो इसीलिए हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ वापस से शिफ्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में 6 चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं, रूरल डेवलपमेंट में भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 8 एम्प्लॉयमेंट की। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। आई होप आपको ये रिवीजन वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। चैप्टर नंबर 8 जो हमारे पास में है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या है, सबसे पहला है हमारे पास में हु इज वर्कर। हम वर्कर किसको बोलते हैं, तो जो लोग वैल्यू एडिशन करके देते हैं इकोनॉमी के अंदर, वही हमारे लिए क्या हो गया, वर्कर हो गया। 2 तरह के वर्कर्स हमारे पास में यहाँ पे है, एक होता है स्किल्ड वर्कर्स, दो तरह के वर्कर्स यहाँ पे होते हैं, एक होता है हमारे पास में हायर्ड और दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स का मतलब क्या हो गया, जो किसी के अंडर काम नहीं करते हैं, वो तो हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड, जिनका खुद का बिजनेस होता है। दूसरा होता है हायर्ड वर्कर्स। हायर्ड वर्कर्स के अंदर हमारे पास में आता है, एक तो होता है कैजुअली हायर्ड वर्कर्स और एक होता है हमारे पास में जो रेगुलर हायर्ड वर्कर्स होते हैं। कैजुअली जो होते हैं वो डेली वेजर्स होते हैं, उनके पास में किसी भी तरह का सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं होता है। एंड दूसरा हमारे पास में आता है जो रेगुलर हायर्ड वर्कर्स होते हैं, उनका एक रेगुलर पे होता है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी उनको मिलते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं लेबर सप्लाई की। लेबर सप्लाई का मतलब क्या हो गया है कि पर्टिकुलर वेज रेट पे कितनी हमें लेबर आवर्स की सप्लाई मिल रही है, मतलब जो लेबर है वो कितने घंटे काम करने को तैयार है पर्टिकुलर वेज रेट पे, वो हमारे पास में होता है लेबर सप्लाई। दूसरा है लेबर फोर्स। लेबर फोर्स का मतलब क्या हो गया है, जो काम कर रहे हैं और जो काम करना चाह रहे हैं, हु आर वर्किंग एंड हु आर विलिंग टू वर्क, हमारे पास में क्या हो गया, लेबर फोर्स हो गया। वर्क फोर्स का मतलब क्या हो गया, जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं सिर्फ वही हमारे पास में वर्क फोर्स में आएगा, जो विलिंग टू वर्क है वो वर्क फोर्स में नहीं आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट हम कैसे निकालेंगे, जो टोटल लेबर फोर्स थी उसमें से अगर हम वर्क फोर्स माइनस कर देंगे तो जो लोग काम करना चाह रहे हैं पर काम मिल नहीं रहा है, वो क्या हो गया, हमारे पास में अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। पार्टिसिपेशन रेट का मतलब होता है कि जो टोटल लोग जो काम कर रहे हैं, जो एक्चुअल काम कर रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, हमारे पास में आ जाएगा पार्टिसिपेशन रेट। अगर हम उसको मतलब क्या फॉर्मूला बनेगा, जो हमारे पास में वर्कफोर्स है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, पार्टिसिपेशन रेट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में यहाँ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कुछ हम बोल सकते हैं अगर कंपैरेटिव एनालिसिस आ गया तो वो किस चीज का आता है। पहली चीज तो व्हाई इज वुमेन वर्कफोर्स लो एंड लोअर इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज के अंदर वुमेन वर्कफोर्स कम क्यों है, और वैसे भी ओवरऑल वुमेन वर्कफोर्स कम क्यों है। तो देखो, रूरल एरियाज के अंदर वुमेन वर्कफोर्स ज्यादा क्यों है, क्योंकि रूरल एरियाज के अंदर पॉवर्टी है, वहां पे बहुत ही कम एज के अंदर जो गर्ल्स, जो फीमेल चाइल्ड होती है वो काम करने लग जाती है, क्योंकि उन्हें फैमिली में इनकम कंट्रीब्यूट करनी होती है। एजुकेशन को बहुत ज्यादा वहां पे ध्यान नहीं दिया जाता है, तो इसी के चलते रूरल एरियाज के अंदर जो फीमेल वर्कफोर्स है वो ज्यादा है। ठीक है, दूसरा हमारे पास में आता है कि अर्बन एरियाज में कम क्यों है, तो अर्बन एरियाज के अंदर एजुकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। एंड एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद भी होता क्या है, कोई भी फीमेल काम करे या ना करे इसका डिसीजन कौन लेता है, ये आज भी काफी सारी जगह फैमिली डिसीजन ही होते हैं। इसीलिए जो वुमेन वर्कफोर्स है वो अर्बन एरियाज के अंदर कम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है जो इसके अंदर कुछ जो कंपैरेटिव एनालिसिस है वो किस चीज के, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का आ जाएगा कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर इतना ज्यादा है, इंडस्ट्री में कम, फिर टर्शियरी में और ज्यादा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि प्राइमरी से सीधा सीधा हम टर्शियरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो गए। एक तो ये पॉइंट हमें यहाँ पे लिखना है। दूसरी चीज अगर क्वेश्चन आता है कि क्यों कैजुअली हायर्ड वर्कर्स ज्यादा है रूरल एरियाज के अंदर,
तो क्योंकि वहां पे उस तरह का काम ज्यादा होता है, वहां पे जो रेगुलर सैलरीड वर्क है वैसा तो वहां पे अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ कंपेरिजन्स, कुछ कंपेरेटिव एनालिसिस यहाँ पे आता है। इसके बाद में है जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ तो जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, उसके चलते जो ग्रोथ है वो क्या हो रही है, जॉबलेस होती जा रही है। मतलब हम ग्रोथ तो कर रहे हैं लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है। फिर है हमारे पास में कैजुअलाइजेशन एंड इन्फॉर्मलाइजेशन। कैजुअलाइजेशन का मतलब क्या हो गया है कि जो कैजुअल वर्कर्स है उनके अंदर बहुत ज्यादा राइज देखने को मिल रहा है, उसी को हम बोल देंगे कैजुअलाइजेशन। और इन्फॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि फॉर्मल सेक्टर से लोग शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब फॉर्मल सेक्टर के अंदर तो लोग कम हो रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर लोग ज्यादा होते जा रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मलाइजेशन। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर के अंदर जॉब्स अवेलेबल ही नहीं है, तो इसीलिए लोग अपने आप ही इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ जाने लग गए। फॉर्मल सेक्टर हम किसको बोलते हैं, जहाँ पे 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं और जहाँ पे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, वो हमारे पास में हो गया फॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर क्या है, 10 से कम लोग जहाँ काम कर रहे हैं और जहाँ पे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, वो हमारे पास में हो गया इनफॉर्मल सेक्टर। जो क्वेश्चन निकल के आता है वो आता है कैजुअलाइजेशन एंड इन्फॉर्मलाइजेशन से। ठीक है, लास्ट यहाँ पे टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया कि पर्टिकुलर वेज रेट पे काम करने को तैयार है पर काम मिल नहीं रहा है, उसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कि जो लोग काम करना चाह रहे हैं पर काम मिल नहीं रहा है, वो लोग किस में आ जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाएंगे। दो तरह के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, एक होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया है, एक पर्टिकुलर एरिया में अगर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उसमें से अगर हमने कुछ लोगों को विड्रॉ भी कर लिया तो भी टोटल प्रोडक्शन के अंदर कुछ भी चेंज नहीं आएगा। मतलब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं, जहाँ 5 लोगों की जरूरत है वहां पे अगर 10 लोग काम कर रहे हैं, हमने 5 वहां से निकाल भी लिए तो भी वो उतना ही काम करके दे, तो वो 5 वहां पे फालतू में ही काम कर रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोलते थे, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो जॉइंट फैमिलीज होती है उसके अंदर इस तरह का डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास में यहाँ पे आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया कि सीजन वाइज, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कुछ मंथ्स काम बहुत अच्छा होता है, कुछ मंथ्स बिल्कुल काम नहीं होता है, तो वो सीजन वाइज क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसकी कोजेस क्या है, तो हम बोल सकते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम है, राइजिंग पॉपुलेशन है, अर्बन एरियाज के अंदर जॉब्स देखने को नहीं, जॉब्स अवेलेबल नहीं है, पॉवर्टी है, बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में जो एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया है। लास्ट 2 चैप्टर्स हमारे पास में बच रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखो चैप्टर नंबर 10 जो हमारे पास में है वो है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनवायरनमेंट, इसका जो क्वेश्चन आता है वो आता है, कई बार पूछता है फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, तो पहली चीज तो एनवायरनमेंट क्या होती है, आसपास की हमारी जो सराउंडिंग्स, जिसके अंदर हमारे पास है एयर, वाटर, लैंड, ये सब अवेलेबल है, जहाँ पे बायोटिक एलिमेंट्स है हमारे पास में अवेलेबल। ठीक है, उसी को हम क्या बोल देंगे, एनवायरनमेंट बोल देंगे। अब इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, देखो एनवायरनमेंट जो है वो हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन के लिए, जो भी वेस्ट होता है वो ये असिमुलेट करता है। ठीक है, हमें ये लाइफ जो है वो भी इन्वायरमेंट से मिली है, जो हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी इन्वायरमेंट की वजह से ही एनहांस होता है। तो हमारे पास में 4 पॉइंट्स आ जाते हैं, रिसोर्सेज हमें यहाँ से मिलते हैं, वेस्ट असिमुलेट ये करता है, हमारी लाइफ इन्वायरमेंट से हमें मिलती है, जो हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी एनहांस इन्वायरमेंट की वजह से ही होता है। ठीक है, अब हमारे पास में यहाँ पे पॉइंट आता है इन्वायरमेंटल क्राइसिस। इन्वायरमेंटल क्राइसिस हम किसको बोलेंगे, जहाँ पे इन्वायरमेंट की जो केयरिंग कैपेसिटी है और जो इन्वायरमेंट की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी है वो दोनों ही कम हो गई है। केयरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है रीजनरेट करने का पावर, जो नेचुरल एंडोवमेंट है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिले थे, हम जिस तरीके से यूज कर रहे हैं, जिस स्पीड से हम यूज कर रहे हैं, क्या उसी स्पीड से इन्वायरमेंट रीजनरेट कर पा रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोलते थे, केयरिंग कैपेसिटी बोलते थे। तो हम बहुत ज्यादा स्पीड से कर रहे हैं कंज्यूम और इन्वायरमेंट उसको वापस से उतनी स्पीड से रीजनरेट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब हमारी कैरिंग कैपेसिटी, मतलब अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। दूसरा होता है एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, यहाँ पे बात करता है वेस्ट को एब्जॉर्ब करने की, तो वेस्ट भी इतना ज्यादा वेस्ट हो रहा है कि अब जो अर्थ है वो उसको पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, तो मतलब कैरिंग कैपेसिटी और एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी दोनों ही क्या हो गई है, कम हो गई है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल क्राइसिस हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे पॉइंट आता है कोजेस, क्या रीजंस है कि इन्वायरमेंटल क्राइसिस हो रहा है, आप बोल सकते हैं कोजेस फॉर इन्वायरमेंटल क्राइसिस। तो देखो राइजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉवर्टी बढ़ रही है, पॉवर्टी की वजह से हो रहा है। उसके बाद में केमिकल फर्टिलाइजर्स आप यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स का यूज हो रहा है,
व्हीकल्स जो पोल्यूशन एमिट करते हैं, जो हम सिविक नॉर्म्स को हम डिसरिगार्ड करते हैं, वो यहाँ पे आ जाता है। अर्बनाइजेशन हो रहा है, उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, उसके चलते क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट क्राइसिस हो रहा है। अब हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट आता है, एक यहाँ पे पॉइंट है, डायकोटोमी ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन इंडिया, पॉवर्टी इंड्यूस्ड एंड अफ्लुएंस इंड्यूस्ड। पॉवर्टी इंड्यूस्ड का मतलब क्या हो गया कि क्योंकि पॉवर्टी है तो जैसे बहुत ज्यादा पुअर लोग होते हैं तो वो पेड़ों पे ही डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, वो अपना जो भी सर्वाइवल है वो उसी से ही वो करते हैं, जो भी चूल्हा वगैरह वो अगर जलाते हैं तो उसके लिए भी उन्हें लकड़ियां वगैरह चाहिए, तो पॉवर्टी की वजह से भी इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। अफ्लुएंस इंड्यूस का मतलब क्या हो गया, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, डिमांड को मीट करने के लिए जो भी हम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो हमारे पास में हो गया अफ्लुएंस इंड्यूस्ड। तो मतलब दोनों ही, पॉवर्टी भी और अफ्लुएंस भी, दोनों तरीके से क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। अब यहाँ पे एक पॉइंट हमारे पास में आता है, मेजर कंसर्न्स ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। क्या मेजर कंसर्न्स है, किस तरीके से इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा डिग्रेड हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास में आता है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड का मतलब हो गया है कि जो लैंड है वो अपनी फर्टिलिटी को खो रही है, सॉइल फर्टिलिटी खत्म हो रही है। वो क्यों हो रही है, क्योंकि हम उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। जैसे एक्सेसिव ग्रेजिंग की वजह से, ट्रीज फेलिंग की वजह से, फॉरेस्ट फायर्स की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो रही है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कभी मतलब प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं हो पाई, उसकी वजह से भी सॉइल जो है वो क्या हो रही है, कई बार बहुत ज्यादा पानी दे दिया है, बहुत कम दे दिया है, तो ये सारी चीजें, या फिर हम जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको हम बहुत ज्यादा निकाल लेते हैं। तो बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से जो लैंड है वो डिग्रेड हो रही है, मतलब जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी कम हो रही है। सेकेंड हमारे पास में आता है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन किसकी वजह से होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, और दूसरा व्हीकल्स की वजह से, ठीक है। थर्ड हमारे पास में आता है वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन देखो, एक तो इंडस्ट्रीज की वेस्ट की वजह से हो रहा है, हाउस होल्ड जो कंज्यूमर्स है वो भी कंजम्पशन जो भी करते हैं उनसे भी जो वेस्ट निकल रहा है वो। तीसरा जो एग्रीकल्चर के अंदर हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इसका भी जो पानी जो होता है, जो एक्सेस पानी होता है वो भी फ्लो के कहाँ जा रहा है, वो भी वाटर को पोल्यूट ही कर रहा है, ठीक है। तो ये सारा हमारे पास में आ गया वाटर पोल्यूशन के अंदर। यहाँ पे एक पॉइंट और आता है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 1974 के अंदर स्टेब्लिश हुआ था, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसी के बाद में फिर हर स्टेट ने भी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स बना दिए थे। इसके अंदर दो पोल्यूशंस को डिस्कस किया है, एयर और वाटर पोल्यूशन को। इसके अंदर है क्या चीज, जो ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो लोग क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कहाँ पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। सेकेंडली वो क्या करते हैं, जर्नल्स प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से आप वेस्ट को प्रॉपर तरीके से आप डंप कर सको ताकि इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा डिग्रेड ना हो। तो ये सारा काम किसका है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है। इसके अलावा हमारे पास में यहाँ पे आता है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो फ्लोरा एंड फोना है उसके अंदर भी काफी ज्यादा लॉस हमें हो रहा है। लास्ट पॉइंट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जो भी ये सॉलिड वेस्ट इतना ज्यादा अक्यूमुलेट हो रहा है उसको किस तरीके से हम मैनेज करें, उसको किस तरीके से हम मैनेज करें कि इन्वायरमेंट जो है वो डिग्रेड ना हो। तो ये 5 मेजर कंसर्न्स है। साथ ही के साथ हम बोल सकते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो ये भी बहुत मेजर कंसर्न्स है जिसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर ओजोन लेयर डिप्लीशन हो जाएगा तो जो यूवी रेज है वो डायरेक्ट आ जाएगी, जिसकी वजह से जो लिविंग बींग्स है उनके वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाएंगे और बहुत ही ज्यादा यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा वो बढ़ जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे एसिड रेन हो रही है। और ये जो ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है किसकी वजह से होता है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है। जो CFCs है उसके एमिशंस की वजह से होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एमिशन कम हो या फिर ओजोन लेयर डिप्लीशन ना हो, ये इसके लिए एक एग्रीमेंट बना था, वो था मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट, ठीक है। मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट या फिर हम बोल सकते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो यहाँ पे आया था वो पर्टिकुलरली इसीलिए था कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है, जो भी डेवलप्ड नेशंस है वो CFC गैसेस का एमिशन कम करे, ठीक है। लास्ट कुछ सालों में हमने ये देखा है कि 5% तक ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न बन गया। दूसरा हमारे पास आता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रही है, जो ये हमारे पास में ग्रीन हाउस गैसेज है, CO2, मीथेन वगैरह, इनकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये भी बहुत ज्यादा मेजर कंसर्न है। ग्लोबल वार्मिंग कम हो उसके चलते
क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ था। क्योटो जो है जापान के अंदर है, इसलिए इसका नाम ही रख दिया क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, ये हमारे पास में एक पॉइंट यहाँ पे आता है। लास्ट पॉइंट जो इस चैप्टर का बचता है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि डेवलपमेंट हो लेकिन इस तरीके से कि जो भी फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी रिसोर्सेज क्या हो, बचाए जा सके। कुछ स्ट्रेटेजीज है इसके अंदर हमारे पास में, रिलायंस ऑन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, एलपीजी, गोबर गैस। तीसरा हमारे पास में आता है सीएनजी, विंड पावर था, और जो मिनी हाइडल प्लांट्स है उसका यूज करें। फोटोवोल्टेइक जो है हमारे पास में सोलर पावर, उसका अगर हम यूज करें। बायोपेस्ट यूज करें, बायो कंपोस्ट यूज करें, जो ट्रेडिशनल सोर्सेज थे उनके ऊपर रिलाई करें, तो हम क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल तरीके से हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास में ये जो दोनों जो यूनिट थे वो कंप्लीट होते हैं, जो करंट चैलेंजेस है और जो हमारे पास में इंडियन इकोनॉमी जो थी, ठीक है, वो यहाँ पे हमारे पास में जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे और जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो सब हमने दोनों यूनिट डिस्कस कर लिए हैं। लास्ट चैप्टर बच रहा है जो 8 नंबर का आता है, वो है हमारे पास में कंपेरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। सबसे पहले इंडिपेंडेंस इंडिया का कब हुआ था, 1947 के अंदर, पाकिस्तान का भी 1947 के अंदर, यहाँ पे मैंने 49 लिख दिया, यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है। एंड चाइना का कब हुआ था, 1949 के अंदर। 5 ईयर प्लान इंडिया के अंदर 1951 के अंदर, चाइना के अंदर 1953 के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर आया था 1956 के अंदर। ये आपको ईयर याद रहने चाहिए। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया के अंदर आई थी 1991 के अंदर, चाइना में 1978 के अंदर, और पाकिस्तान में आई थी 1988 के अंदर, ठीक है। अब देखो, अगर हम पाथ की बात करें, पाथ स्ट्रेटेजी की, तो इंडिया के तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे चाइना की। जो चाइना की जो पाथ स्ट्रेटेजी थी वो 2 पीरियड्स के अंदर डिवाइडेड थी, प्री 1978 पीरियड एंड पोस्ट 1978 पीरियड। प्री 1978 पीरियड के अंदर 1958 के अंदर जीएलएफ आ गया था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ग्रेट लीप फॉरवर्ड के अंदर क्या था, कम्यून्स बना दिए थे, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करने के लिए क्या किया, कम्यून्स बना दिए, जिसके अंदर कुछ 26,000 कम्यून्स बनाए गए थे ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या कर सके, प्रोडक्शन अच्छा हो जाए। दूसरा, इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करने के लिए वहां पे क्या प्रमोट किया था कि हर घर के अंदर जो बैकयार्ड है वहां पे इंडस्ट्रीज सेटअप हो, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रीज भी ग्रो करेगी, इंडस्ट्रियल बेस अच्छा मिलेगा। इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए कुछ रशियन एक्सपर्ट्स भी आए थे, लेकिन चाइना और रशिया के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से रशियन एक्सपर्ट्स वापस वहां से चले गए थे, ठीक है। और जो ये कम्यून्स बने थे इसके अंदर भी क्या हो गया था, कुछ किसी कारण से वहां पे ड्रॉट हो गई थी, ड्रॉट पड़ गई थी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बिल्कुल एकदम खत्म हो गया था, रिसेशन होने लग गया था, ठीक है। तो ये जो कम्यून्स थे इनको पोस्ट 1978 यहाँ पे इन कम्यून्स को क्या कर दिया, वापस से हटा दिया और सबको उनकी उनकी लैंड होल्डिंग्स प्रोवाइड कर दी, विद कंडीशन की जो भी लैंड रेवेन्यू होगी उसमें से टैक्सेस पे करने के बाद में वो इनकम रख सकते हैं। चाइना के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं है, कैपिटलिस्ट नहीं, यहाँ पे हमारे पास में स्टेटिज्म इकोनॉमी, जिसके अंदर जितनी भी जो लैंड होल्डिंग्स है उसका मोनोपोली कंट्रोल, मोनोपोली जो है वो किसकी है, गवर्नमेंट की है। जो सारे डिसीजंस होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सारे डिसीजंस वहाँ पे गवर्नमेंट ही लेती है। तो पहला तो हो गया जीएलएफ, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। दूसरा यहाँ पे आता है ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। जो माओ जेडोंग था, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो चेयरमैन था 1965 के अंदर, उन्होंने इसको यहाँ पे बताया कि किस तरीके से हमें ट्रेनिंग्स देनी चाहिए, किस तरीके से वोकेशनलाइजेशन यहाँ पे लेके आना चाहिए, किस तरीके से हर अगर जो भी वहाँ पे जो लोग हैं वो अगर काम करेंगे, किस तरीके से अगर वो इनकम अर्न करेंगे तो इकोनॉमी अपने आप रिसेशन से बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो ये माओ जेडोंग का जो भी उनका ये सजेशन था, ये 1965 से लेकर 1976 तक ये चला एंड ये बहुत ही अच्छा था, बहुत ही एकदम चाइना की जो इकोनॉमी थी उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत मेजर स्टेप यहाँ पे माओ जेडोंग की जो उनका जो सजेशन था उसने यहाँ पे प्ले किया था, ठीक है। पोस्ट 1978 क्या हुआ, पोस्ट 1978 3-4 चीजें यहाँ पे देखने को मिली। पहली चीज तो एफडीआई को इन्होंने यहाँ पे इन्वाइट किया, प्राइवेट सेक्टर को भी इन्होंने अलाउ किया कि वो आगे की प्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है। तीसरी चीज, कम्यून्स को यहाँ पे वापस से हटा दिया था, ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम लेके आए जहाँ पे गवर्नमेंट कुछ चीजों की गवर्नमेंट फिक्स करी, कुछ चीजों की मार्केट रेट निकल के आ रही है, डिमांड सप्लाई की वजह से जो भी प्राइस आती है वो डिटरमाइन हो रही है, ठीक है। साथ ही साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स उन्होंने यहाँ पे बनाए। तो ये था चाइना के अंदर प्री और पोस्ट। एक और चीज यहाँ पे आती है वन चाइल्ड पॉलिसी। वन चाइल्ड पॉलिसी के अंदर ये कब आया था, 1979 के अंदर आया था, ठीक है। एंड इसकी वजह से वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से 0.46
ही रेट वहां पे रह गई थी, जो एनुअल ग्रोथ थी वो 0.46 ही रह गई थी। काफी अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिला, लेकिन 2016 के अंदर इसको डिसकंटिन्यू कर दिया क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज्यादा इश्यूज वहां पे आने लग गए थे। लास्ट है हमारे पास में पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की ग्रोथ स्ट्रेटेजी या फिर पाथ स्ट्रेटेजी कैसी थी? तो पाकिस्तान के अंदर देखो ऑलमोस्ट सब चीजें सेम थी। 5 ईयर प्लान्स, ग्रीन रिवोल्यूशन जो हमारे था वहां पे भी आया, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन हमारे था तो वहां पे भी आया, सब चीजें सेम थी। कुछ चीजें यहाँ पे थी। पहली चीज तो यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स नहीं आए जो इंडिया में आए। सेकंड, कैपिटल गुड्स जो थी, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज जो थी वो पूरी तरीके से नेशनलाइज्ड थी। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि जो एफडीआईज भी जो आए थे वो लोग भी बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं रुके थे, वो वापस यहाँ से निकल गए। ठीक है, एंड यहाँ पे डिफेंस के अंदर बहुत ज्यादा खर्चा किया जाता है। तो एक तरीके से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी, ग्रोथ यहाँ पे भी अच्छी देखने को मिली थी, लेकिन ग्रोथ जो थी वो कंटिन्यू नहीं रह पाई। ठीक है, ये हमारे पास थी पाकिस्तान की पाथ स्ट्रेटेजी। लास्ट पॉइंट जो है वो है रीजंस फॉर स्लो डाउन। क्यों जो था, जो ग्रोथ थी चाइना की और पाकिस्तान की, वो स्लो डाउन क्यों होगी? चाइना के अंदर भी जो जीडीपी ग्रोथ थी वो 10.3% थी अराउंड, ये जब इनका रिवोल्यूशन आया था 1980 से लेकर 1990s के अंदर अराउंड 2 डिजिट के अंदर जीडीपी ग्रोथ थी, वो वापस से कम क्यों हो गई? क्योंकि चाइना के अंदर क्या हो गया, जो भी एफडीआई पहले आए थे वो धीरे धीरे विड्रॉ करने लगे। सेकेंडली लोग सेविंग्स करने लगे, जो यूरोपियन कंट्रीज उन्होंने डिमांड कम कर दी। ठीक है, जो वहां के जो लोग थे वो लोग भी दूसरी कंट्रीज के अंदर जाने लगे, तो इस तरीके से चाइना के अंदर जो ग्रोथ था वो धीरे धीरे कम होने लग गया। ठीक है, सेकंड, पाकिस्तान के अंदर ग्रोथ कम क्यों हुआ? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, तो जो जहाँ पे गवर्नमेंट को खर्चा करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करने के लिए, वहां पे उतना खर्चा नहीं हो पाता है। ठीक है, और जो एफडीआई आए थे वो भी वापस से विड्रॉ होने लगे। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर भी स्लो डाउन देखने को मिला था। एक पॉइंट यहाँ पे आता है लिबर्टी इंडिकेटर्स। लिबर्टी इंडिकेटर्स क्या होता है? जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो चाइना पाकिस्तान और इंडिया से काफी आगे है। ठीक है, लेकिन और उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स है उन सब में भी चाइना हर चीज में बेटर है। लिबर्टी इंडिकेटर्स क्या बोलते हैं कि अगर हम बात करें राइट टू, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हमें इंडिया में, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अवेलेबल है, ठीक है, हमारा जो इंडिया, ये जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये सारी चीजें चाइना में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चाइना में ये सब पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम लिबर्टी इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिया फार बेटर है चाइना से। ठीक है, बाकी हाँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर जितने भी जो भी पॉइंट्स आते हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं, उन सभी में चाइना, इंडिया और पाकिस्तान से काफी आगे है। अगर क्वेश्चन आता है इंडिया और पाकिस्तान का, तो सिर्फ एक ही पॉइंट है, वो है अर्बनाइजेशन, जिसके अंदर पाकिस्तान जो है इंडिया से स्लाइटली आगे है। ठीक है, बाकी सब जगह इंडिया पाकिस्तान से बेटर है एंड इंडिया से बेटर हर जगह चाइना चल रहा है। तो अगर कोई भी कंपैरिजन आता है, किसी भी तरह का कंपैरिजन पूछा जाता है, तो उसके अंदर आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है। अगर कोई भी चार्ट आता है, कोई भी टेबल अगर क्वेश्चन में आती है, तो उस टेबल में जो भी फिगर्स दिए हुए उन्हीं को इंटरप्रेट करके आपको हाफ पेज के अंदर 4-5 पॉइंट्स के अंदर तो उसी को एक्सप्लेन करना है। सब जगह जो भी सैम्पल पेपर्स है उनके अंदर भी वही पॉइंट्स ही लिखे गए। जो लास्ट के अंदर जो हमारे रीजंस होते हैं, कंक्लूजन होता है, वो तो सिर्फ लास्ट में लिखना होता है, बाकी पहले उसको इंटरप्रेट करना होता है, फिर हमें क्या करना है, कंक्लूजन वगैरह देने हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं ये बोलूंगी केस स्टडीज जो है, जो केस स्टडी इंडियन इकोनॉमी के अंदर आती है वो बहुत ईजी आती है, बहुत स्कोरिंग है। इंडियन इकोनॉमी का जो 40 मार्क्स का जो पेपर है, 10 मार्क्स जो हमारा एमसीक्यूज है, उसके अलावा 6 नंबर की तो हमारे पास में केस स्टडी आ जाती है जो बहुत ईजी है, बहुत स्कोरिंग होती है। 4 नंबर का हमारे पास में ये जो इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन है वो आ जाते हैं, वो भी बहुत ईजी है। तो 10 नंबर तो आप इजीली इंडियन इकोनॉमी में आप स्कोर कर सकते हो बिना गवाए, उसके अंदर पूरे फुल मार्क्स भी आप स्कोर कर सकते हो, बहुत ईजी है। यहाँ पे हमारे पास में इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट होती है। मैं कुछ वीडियोस और बनाऊंगी जिसके अंदर जैसे लास्ट मिनट रिवीजन, LMR जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर जो भी डेट्स वगैरह है, जो भी फॉर्मूलाज वगैरह है इंडियन इको के, उसका एक वीडियो बनाऊंगी। एक वीडियो होगा जिसके अंदर मैं सिर्फ पॉइंट्स जो है हमारे पास में, जितने भी जो सब हेडिंग्स है, उसको मैं यहाँ पे रिवाइज करवाऊंगी, जिसको हम बोल सकते हैं लास्ट डे रिविजन, जो आपको करने को मिल जाएगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड हाँ, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से रिविजन करो। एंड मेरे इस वीडियो को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप प्लीज बुक से देखिएगा, बुक को साथ में रखिएगा। मैंने तो बिना बुक के ही पूरा इंडियन इको रिवाइज करवाया है। ठीक है, सेकेंड टाइम जब आप इसको देखो तो आप बुक को बंद करके
आंखें बंद करके सिर्फ इसको सुनना, तो आप पूरी बुक का रिवीजन अच्छे से कर पाओगे। अगर कोई एक आधा टॉपिक रह गया है तो मैं नहीं कह सकती हूँ, बाकी पूरी कोशिश यही रही थी कि सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।